ठीक है, विश्वास छोड़ेगा। मैं समझ गया। डॉक्टर सीमा मलिक को मैं चर्चा में ले आता हूं। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार इस तक जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, मुझे दो चीजें नहीं समझ में आ रही, बड़ा तल्खी होती है, और मेरे और आपके बीच में ये चर्चाएं मेरे ख्याल से हम और आप कई बार कर चुके हैं, ससम्मान चर्चा हुई है, आपने बातों को रखा भी है और आपने इस पर दुख भी जाहिर किया है कि ये हो रहा है, लेकिन ये फिर हो गया। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि कल नहीं होगी, ये कल रात भी हो गई, और इस बार अब नौकरियों पर बात आ गई है। बाहर वाले यहां पर डांस बार क्यों चला रहे हैं, इशारा दिया उन्होंने, और उसी के कुछ देर बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो भी आप कहें गुंडे या कार्यकर्ता, उन्होंने तोड़फोड़ भी कर दी, एक जगह जाकर खूब तोड़फोड़ दिया क्योंकि वो बाहर का है। क्या सब लोग इस पर चुप रहेंगे डॉक्टर सीमा मलिक? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई कर नहीं रहे, उद्धव राज चुप हैं। मराठी में मैं कह सकता हूं ना कि तोड़फोड़ आनी दहशत शुरू चाहे। जी, मैं सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए, मैं तो सच कहूंगी कि जैसे कि अभी हमारे नेता बीजेपी हैं जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, पर मैं तो ये कहूंगी कि भी आप ही गवर्नमेंट है ना, और कौन है गवर्नमेंट, है ना? ये तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, तो ये लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? अगर 50-100 लोग जाके एक किसी भी चीज को तोड़ देते हैं, तो क्या मतलब हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वो कोई एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर? आखिर उनकी हिम्मत बढ़ कैसे रही है? आप देखिए ना, वो कुछ भी कर रहे हैं। और ये अभी पहले भी आप देखिए, ऐसा महाराष्ट्र में होता रहा है। अभी इन्होंने एक स्टूडियो तोड़ दिया था, एक कोई कॉमेडियन के, उसके ऊपर जाके पूरा स्टूडियो, हैबिटेट स्टूडियो तोड़ दिया आपने जाके। तो उस समय भी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो कुछ होती नहीं, देयर इज नो एक्शन। बेसिक बात तो यही है कि कोई एक्शन होता ही नहीं है। केवल ये कहने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम डिबेट पे बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, उससे क्या होगा? बेसिकली दे विल हैव टू टेक द एक्शन सर। एक्शन तो कभी लेते ही नहीं है कुछ भी, किसी चीज का। इतनी कभी जाके, अब ये इशू, मुझे पता था कि ये इशू बढ़ेगा। अब थोड़े दिन के बाद हम लोग को समझ में आया कि इट इज अ फैब्रिकेटेड थिंग, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड इशू है, और उसको बढ़ाना इनका पर्पस है। जैसे कि दूसरी सिटीज में भी अब ये चीजें जा रही हैं। तो मतलब ये बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो सीधे कहूंगी कि अगर कोई भी लोग 50-100 हो, 10-15 हो, अगर वो लोग जाके किसी को मार देते हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एंड मेरे ख्याल से केवल यही लोग नहीं है, शायद बहुत लोगों की मंशा है। केवल हम दो पार्टीज को ही क्यों वो करें? मुझे तो पता नहीं कि किसकी मंशा है, क्योंकि ये जो इशू शुरू किया गया है, ये तो मेरे ख्याल से बीजेपी के द्वारा ही शुरू किया गया है ना। जो आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाए, एंड फिर आपने डॉक्टर सीमा मलिक, इस चीज को क्लियर कीजिए। बीजेपी के द्वारा शुरू किया, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी जैसा मुंगेकर साहब नहीं, आपने सुना, नहीं, एक मिनट, आपने सुना मुंगेकर साहब को? मेरे साथ नहीं है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो माशेलकर समिति का ये रिकमेंडेशन था। बिल्कुल सही बात है। तो ये माशेलकर समिति तो उद्धव ने एक्सेप्ट की थी। मैं मानती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने उसका मतलब सपोर्ट किया था दैट टाइम, दिस कमेटी का इन 2022 आई थिंक। पर उस समय कोई जीआर वगैरह तो नहीं आया था ना। जीआर कौन लेके आया है? ये जीआर तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही लेकर आई है। वही डॉक्टर सीमा मलिक, जीआर वापस हो गया, मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए था। अब ये नौकरियों पर आ गया है, अब ये तोड़फोड़ पर आ गया है। तो बात है ना, वो बढ़ती चली जा रही है ना। इनका देखिए, मेन पर्पस इनका ये होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ दंगे वगैरह होते रहे। मैं तो ये कहूंगी, हर समय आप कोई ना कोई विवाद उठाते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर डिबेट्स भी चलते हैं, उन्हीं के ऊपर सब कुछ होता है। जो रियल इश्यूज होते हैं, वो महाराष्ट्र के भी हम जानते हैं कि किस तरह वहां पर किसानों का क्या क्या हाल है। 765 लोग वहां पर मेरे ख्याल से आत्महत्या कर चुके हैं वहां के किसान, पर वहां की बात नहीं करते ये लोग। कोई नहीं कर रहा, वो तो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, उनके मंत्री रमी खेर, मैं मुफ्ती शिमोन काज़मी को भी चर्चा में ले आता हूं। बना दिया उसके बाद शिमोन काज़मी साहब, शिमोन काज़मी साहब, यही चलता रहेगा जी। क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि कोई एक्शन नहीं ले सकती? वो सवाल तो मैं लगातार उठा रहा हूं। शिमोन काज़मी साहब, लगता है ऐसा लग रहा है कुछ करते हैं तो शिमोन काज़मी साहब कोई यहाँ कुछ करना नहीं चाहता है, सब चुप हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और राज और उद्धव जो कर रहे हैं वो पोलराइजेशन की एक पॉलिसी है। अब इसमें एक करता है, दूसरा चुप रहता है, तो दूसरा कहता है हम तो भाई पाक साफ हैं, ये कर रहा है, और वो लगातार करता चला जाता है। एक्शन कुछ नहीं होता, लोग पिट रहे हैं, उनके काम धंधे तोड़े जा रहे हैं, और हर बार बयान आ रहा है। कल रात भी उकसाने वाला बयान था। शिमोन काज़मी साहब। मैं राजू भाई यही समझता हूं कि इसीलिए भारत बहुत लंबे अरसे तक गुलाम रहा,
और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। लगभग 1200 साल का हमारा इतिहास है कि हम गुलामी करते रहे, और चंद एक जो लोग थे उस जमाने के अंदर वो अपने और अपने परिवार की बात करते रहे। तो आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि आज बात इसकी होनी चाहिए कि जैसे अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि संस्कृत जो है उसे उसे बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत ही में से सारी जबानें निकली हैं। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में मदरसों में हमने संस्कृत को हम लागू करने जा रहे हैं, और एएमयू करने वाले हैं संस्कृत विभाग से कि जैसे वो हमें टीचर प्रोवाइड कराएंगे हम संस्कृत पढ़ाना शुरू कर देंगे। और मैं संस्कृत को इसलिए नहीं इसलिए कह रहा हूं नहीं, वकालत इसलिए कर रहा हूं। शिमोन मैं का एक मिनट पूरी कर दूंगा। मैं इसलिए वकालत करता हूं उसकी कि वो एक बड़ी बौद्धिक जबान है, प्राचीन जबान है, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। शिमोन काजमी साहब, अगर उत्तराखंड में गढ़वाली किसी को नहीं आती और बाहर से आता है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे कि उसके साथ मारपीट शुरू हो जाए? अतन नहीं, सारी लैंग्वेज हमारी है, सारे क्षेत्र हमारे हैं, हम भारतीय हैं, और जब तक हम भारतीयता अपने अंदर नहीं लाएंगे हम कमजोर रहेंगे। अब चलिए, चुनाव आने वाले हों, गढ़वाली कोई नहीं बोल रहा है तो मार के सिखाएंगे आप? तो मुसलमान का कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे। हम अपने स्टेट के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। ठीक है, मैं मुंगे आ रहा हूं आपके पास। भालचंद मुंगेकर, मैं आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं सर। शिमोन साहब, भालचंद मुंगेकर जी, क्या इस मुद्दे पर अभी तक जो आपने सुना, आपको लग रहा है पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है? राजनीति तो अभी देखिए कि देश में राजनीति पहले से ही जो लोगों के जो करीब जो असली सवाल जो है, जैसे कि बेरोजगारी है, भाववाढ़ है, आर्थिक विषमता है, खेती के प्रॉब्लम्स है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिल्कुल सोचते नहीं है। और ऐसे इशू के मामले में लोगों को हमेशा इन्वॉल्व करके रहते हैं। अभी फडणवीस सरकार को हम पूछना चाहते हैं, यदि माशेलकर समिति का रिपोर्ट रिजेक्ट करने के बाद और हिंदी कंपलसरी न करने का निर्णय लेने के बाद जादव कमेटी अपॉइंट करने की आवश्यकता क्या थी? इसमें तो पूरी राजनीति है। और जादव को भी यदि वो माशेलकर का रिपोर्ट पूरी तरह से असहमत है, रिजेक्ट करते हैं, तो उनको अध्यक्षता स्वीकारने की क्या आवश्यकता थी? और विरोधी पार्टियों का, सब लोगों का यही कहना है कि सरकार इसमें राजनीति कर रही है। किसी भी हालत में सरकार को पहली कक्षा से बच्चों पर हिंदी थोपने का इरादा है और इसके नीचे सरकार राजनीति करती है। ठीक है, मैं दयानंद तिवारी का रुख कर लेता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। दयानंद तिवारी, जो अभी बात निकल कर आए, चर्चा से ही उठा रहा हूं मैं सवाल, मेरे पास सवाल थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन सवालों की जरूरत है, चर्चा में ही सवाल निकला। शायद मुंगेकर साहब ने भी इस बात पर जोर दिया था, मुझे अगर तमिलनाडु जाना है, क्या मेरे लिए जरूरी हो जाएगा मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी? या अगर मुझे केरल जाना है और वहां पर कदम रखने के लिए मुझे मलयालम सीखनी पड़ेगी, उड़िया सीखनी पड़ेगी? पूरा देश हम सबका है, और अगर वहां पर मैं सीख के नहीं जाता हूं और मेरी पिटाई हो जाती है तो राजनीति के चलते उसको जायज ठहराने वाला भी एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। हम भाषा के आधार पर बंटने का डर तो पहले से जता रहे थे, क्या उसकी शुरुआत इससे होती नहीं दिख रही आपको? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बोले दयानंद जी। देखिए, ऐसा है कि अभी तक मैं सभी को सुन रहा था, मराठी का, जैसे मुंगेकर जी भी कह रहे हैं कि माशेलकर कमेटी की बात वह नहीं मानते। आप मत मानिए, नरेंद्र जाधव कमेटी का निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है। यह किसी भी तरह से हिंदी की बात जब फडणवीस जी ने की थी कहीं गलत नहीं है, और ये जो ड्रामा चल रहा है मराठी और हिंदी के विरोध के नाम पर, यह पूरी तरह से झूठ है। जितना भी कुछ, इवन की मैं बता सकता हूं कि आप भी यहाँ पर बैठे हैं और बैठने के बाद आप एमपी रहे हैं और मराठी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है।
सीमा जी की भी बात मैं सुन रहा था। मराठी के स्कूल लगातार बंद हुए महाराष्ट्र में, मराठी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तब उसे जाकर एक सम्मानित भाषा का दर्जा मिला है। ऐसा नहीं है, चीज़ ऐसा always सम्मानित। ऐसा आप कैसे कह सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं है, ऐसा सम्मानित ऐसा आप कैसे कह सम्मानित सकते? भाषा आंकड़े भी में दीजिए दयानंद जी, आंकड़े दीजिए, सब सम्मान करते हैं। आंकड़े दीजिए दयानंद जी। अभिजात्य भाषा का ऐसा दर्जा अभी मिला है, अभिजात्य दर्जा, इसके पहले कभी नहीं मिला। स्कूल बंद हो गए हर जगह पर। कहां पर भाषा का विवाद है? भाषा का विवाद तो सिर्फ ये महानगर पालिका के राजनीति को लेकर है, उसके अलावा कहीं है नहीं। और हिंदी का विरोध कहाँ है? हिंदी देवनागरी लिपि है, मराठी देवनागरी लिपि है, अंतर कहाँ है? और मराठी और हिंदी आज तक चलती रही है, सबके घरों में है। हम लोग बैठकर हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी का विरोध कहाँ है? हिंदी का विरोध सिर्फ राजनीति के कारण है और कोई कारण नहीं है। और जहां पर जिस पार्टी में एक विधायक नहीं हो, एक कारपोरेटर नहीं हो और इतनी बड़ी बात चल रही हो, ये भारत है। मैं मराठी में ये कह सकता हूँ आपसे कि इस वक्त मैं मराठी में ये कह सकता हूँ आपसे कि इस वक्त भाषेच्या नावाखाली लोकांना हाकलून लावण्याचे प्रयत्न ऐसा नहीं होई, इस तरह नहीं हो सकता। महाराष्ट्र है, यह भी भारत का एक हिस्सा है। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र, मैं तो मराठी क्लास चला रहा हूं, मराठी सिखा रहा हूं लोगों को। मराठी का विरोध कौन कर रहा है? जो मराठी का विरोध कर रहा है मैं भी उसकी निंदा करता हूं। मराठी में एक बड़ी संस्कृति है, बड़ी सभ्यता है, उसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा दयानंद जी, इस मुद्दे को यहीं रख देते हैं। अगर इसे मैं एक बीज मान लूं, आपको लगता है ये बीज